डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर अपन एक तो क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और बाकी के लेक्चर में जो टॉपिक अब तक अपन ने कवर किए हैं उनके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो अपन प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्वांटाइजेशन को स्टडी कर रहे थे तो अपन ने ये कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ई, उससे भी स्मॉल चार्ज जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं उन पे प्रेजेंट होता है, पर वो जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं वो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज़ का वायलेशन नहीं करते, क्योंकि क्वार्क पार्टिकल्स कभी भी फ्री फॉर्म में नेचर के अंदर नहीं मिलते। जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं वो क्वार्क पार्टिकल्स टोटल 6 टाइप के होते हैं। वन इज अप क्वार्क, सेकेंड इज डाउन क्वार्क, थर्ड इज चार्म क्वार्क, fourth is strange quark, fifth is top quark and sixth is bottom quark. अब चार्म एंड टॉप, ये जो 3 क्वार्क्स हैं इन पर जो चार्ज होता है दैट इज 2/3 फ्रैक्शन ऑफ ई। ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क पे जो चार्ज है दैट इज -1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 6 टाइप के जो पार्टिकल्स हैं क्वार्क पार्टिकल्स, इन्हीं से ऐसा माना गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हुई है। अगर मैं प्रोटॉन की फॉर्मेशन को देखूं तो ऐसा माना गया है कि जो प्रोटॉन है उसकी फॉर्मेशन में 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क प्रेजेंट होता है। तो अप प्लस डाउन क्वार्क तीनों कंबाइंड होके प्रोटॉन को फॉर्म करते हैं। अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है दैट इज +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन अप क्वार्क दैट इज +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डाउन क्वार्क का जो चार्ज है दैट इज -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये जो टोटल मेरे पास चार्ज हो गया सॉल्व करने में दैट इज +3/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर ये अप प्लस डाउन ये तीनों कंबाइंड होते हैं तो जो टोटल चार्ज बनता है दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीट्यूड एंड हैविंग पॉजिटिव नेचर। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव नेचर है, उस पर इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही चार्ज होता है। दैट मीन्स ये तीनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोटॉन फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन अगर अपन देखें तो न्यूट्रॉन के फॉर्मेशन में सिंगल अप एंड 2 डाउन क्वार्क्स से न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन मानी गई है। अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है दैट इज +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज -1/3 एंड अगेन -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द टोटल चार्ज विल बी 0। और अपन को पता है कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। तो इस तरह प्रोटॉन फॉर्म होता है 2 अप एंड सिंगल डाउन क्वार्क से मिलके, और जो न्यूट्रॉन है वो फॉर्म होता है सिंगल अप एंड 2 डाउन क्वार्क से कंबाइन होके। तो इस तरह क्वार्क पार्टिकल्स से हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। अब ये जितने भी क्वार्क के ऊपर चार्ज हैं वो सारे चार्ज फ्री तो है नहीं नेचर में, तो फ्री है नहीं नेचर में तो फ्री मिलेंगे भी नहीं, तो नहीं मिलेंगे तो फिर ये वायलेशन नहीं करते क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। Let's move to the questions or numericals from some topics. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अगर अपन देखें अपना, तो फर्स्ट मेरे को क्वेश्चन गिवन है कि देर आर ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, 3 आइडेंटिकल इंसुलेटेड कंडक्टर्स। 3 इंसुलेटेड कंडक्टर्स मेरे को गिवन है, आइडेंटिकल है, साइज सेम है। ओरिजिनली A and B have charges of +3 मिलीकुलम। ये दोनों पे कितना चार्ज है, +3 मिलीकुलम चार्ज है। किस पे, A और B पे। C हैज़ अ चार्ज ऑफ -6 मिलीकुलम। C के ऊपर जो चार्ज है दैट इज -6 मिलीकुलम। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स A एंड ऑब्जेक्ट C आर टच्ड एंड मूव्ड अपार्ट। ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट सी के साथ टच किया है और फिर उनको
अब ये मूव कर दिया, प्लेस कर दिया दूर दूर। उसके बाद क्या किया कि ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी, ये दोनों ऑब्जेक्ट लिए मैंने, बी और ये सी, ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, इनको भी टच किया और उसके बाद इनको भी मूव कर दिया अपार्ट। मीन्स पहले तो टच किया है ए को सी के साथ और उसके बाद मैंने टच किया है बी को सी के साथ, ठीक है। अब मेरे को बताना ये है कि अगर ए को, इफ़ ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर, ए और बी को अगर एक दूसरे के पास रख दूँ, सो दे विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल और देयर विल बी नो इफेक्ट। क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे या एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। इसी तरह अगर मैं ए को प्लेस करूँ सी के पास तो क्या इफेक्ट होगा, आइदर दे विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल और देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। ये मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये 3 ऑब्जेक्ट गिवन है, ए, बी एंड सी। अच्छा, इन तीनों पे पहले से चार्ज प्रेजेंट है। ए पर जो चार्ज है दैट इज +3 ऑफ मिली कूलम, है ना। बी पर जो चार्ज है वो भी कितना है, वो भी +3 मिली कूलम है, ठीक है। सी पर जो चार्ज है दैट इज -6 मिली कूलम, ये चार्ज पहले से प्रेजेंट है। अच्छा, मिली इज व्हाट, मिली इज 10⁻⁻3, ठीक है। लास्ट ईयर 11th क्लास में अपन ने ये डिस्कस किए थे पहले ही, ठीक है। मिली मीन्स कितना होता है, 10⁻3। तो +3 × 10⁻3 कूलम है ए पर, बी पर है +3 × 10⁻3 कूलम और सी पर कितना है, -6 × 10⁻3 कूलम, ठीक है। अभी तीनों पे जो चार्ज है, ये चार्ज ओरिजिनली प्रेजेंट है तीनों पे। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ए है ना, उसको सी के साथ मैंने टच करवाया। तो ऑब्जेक्ट ए को जब मैंने सी के साथ टच करवाया तो एक सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ए एंड सी दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, एक सिंगल बॉडी फॉर्म कर लेंगे। जब एक सिंगल बॉडी ये फॉर्म कर लेंगे तो क्या होगा कि भाई अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी जो नेट चार्ज है ना बॉडी पे, वो तो क्या होता है, वो सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। तो सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम मतलब कि मैंने टच किया ए को किसके साथ किया है, सी के साथ। ए पर चार्ज कितना है, +3 मिली कूलम। सी पर चार्ज कितना है, -6 मिली कूलम। तो जिस सिस्टम के अंदर ये दोनों हैं वहाँ टच करवाने के बाद जो नेट चार्ज होगा उसको अपन एडिटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकाल सकते हैं। दैट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन ए विच इज़ +3 एंड चार्ज ऑन सी विच इज़ -6। जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो गया, दैट इज़ -3 मिली कूलम। ये चार्ज इन दोनों पे बचेगा सिस्टम के अंदर। दैट मीन्स इस सिस्टम के अंदर ए एंड सी को मैंने टच करवाया, टच करवाने के बाद उस सिस्टम के अंदर दोनों पे जो चार्ज होगा टोटल दैट इज़ -3 मिली कूलम, ठीक है। तो एडिटिविटी से नेट चार्ज बचा मेरे पास। फिर क्या होगा, मान लो मैं इनको सेपरेट करूँ तो सेपरेट करूँगा तो क्या होगा कि भाई कंडक्टिविटी, चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो चार्ज है ना उसका क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर कोई भी 2 बॉडीज़, देयर आर 2 बॉडीज़ एंड बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों का साइज सेम है, तो चार्ज है ना वो दोनों पे क्या होगा, इक्वल डिवाइड होगा। इक्वल डिवाइड होगा तो ए और सी पे टोटल चार्ज तो -3 है और साइज दोनों के आइडेंटिकल हैं, तो जो चार्ज है ए पर और जो चार्ज है किस पर, सी पर, कितना होगा वो -3 जो कूलम चार्ज है वो 2 इक्वल पार्ट्स में, मीन 1/2 फ्रैक्शन डिवाइड होगा। तो जो चार्ज ऑन ए और चार्ज ऑन सी है दैट विल बी -3/2 ऑफ मिली कूलम। तो इतना चार्ज दोनों पे आएगा, इतना चार्ज आएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है दोनों पे, 3/2 मिली कूलम। और नेचर कैसा है, नेगेटिव, माइनस साइन आ रहा है, नेगेटिव नेचर है तो ए और सी दोनों पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कितना मैग्नीट्यूड, 3/2 मिली कूलम। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन कि नाउ ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी, अच्छा ये सारा काम करने के बाद किया है मैंने, ये क्या किया है, बी को टच करवाया है किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। तो बी को मैं सी के साथ टच करवा रहा हूँ, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बी और ये मेरे पास दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्या है, सी, ठीक है। बी पे चार्ज कितना है भाई, बी पे जो चार्ज है दैट इज +3 मिली कूलम, ठीक है।
ये तो ओरिजिनली प्रेजेंट ही है, बी के साथ तो अपन ने अब तक कुछ किया ही नहीं। अच्छा जो सी है उस पर तो ओरिजिनली चार्ज था -6, पर अब कितना चार्ज बचा सी के पास, अभी चार्ज बचा सी के पास -3/2 मिली कूलम। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी को टच करवा चुके हैं ना, एक के साथ तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहाँ चार्ज का। तो अब सी के पास कितना चार्ज बचा है, -3/2 मिली कूलम। ठीक, अब सिस्टम के अंदर अपन ने बी और सी दोनों को टच करवाया, दोनों को जब अपन ने टच करवाया तो क्या हुआ, वही हुआ जो ए और सी के साथ हुआ था, एडिटिविटी। तो नेट चार्ज निकालेंगे सिस्टम का, तो जो नेट चार्ज है समेशन ऑफ क्यू दैट विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन बी एंड चार्ज ऑन सी। तो बी पे कितना चार्ज है +3, सी पे कितना चार्ज है -3/2। तो जो चार्ज बचेगा समेशन ऑफ क्यू दैट विल बी +3/2 मिली कूलम। ये टोटल चार्ज बचेगा उस सिस्टम के अंदर जिस सिस्टम के अंदर अपन ने बी और सी को टच करवा के रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई बी और सी पे ये टोटल चार्ज बचा है, नेट चार्ज बचा है कितना, +3/2 मिली कूलम। ठीक है, अब क्या किया, बी और सी को भाई मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक, तो क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बी और सी इन दोनों के साइज भी आइडेंटिकल हैं, इन दोनों के साइज भी आइडेंटिकल है, तो यहाँ भी क्या होगा, चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो टोटल चार्ज कितना है, +3/2। ठीक है, तो +3/2 जो है वो कितने फ्रैक्शंस में डिवाइड होगा, बी एंड सी 2 फ्रैक्शंस में। तो जो क्यू एंड बी है और क्यू एंड सी है, मीन्स बी पे जो चार्ज है और सी पे जो चार्ज है, दैट इज़ नाउ +3/2 का हाफ डिवीजन, दैट इज चार्ज ऑन बी एंड चार्ज ऑन सी कितना हो गया, +3/4 मिली कूलम हो जाएगा। तो मिली कूलम कितना, +3/4 मिली कूलम, ये चार्ज बी पे और सी पे दोनों पे आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई जब ये दोनों काम जो इसमें बताए न्यूमेरिकल में मैंने कर लिए, तो उसके बाद जो ए पे चार्ज है वो तो कितना बचा, -3/2 मिली कूलम। बी पे जो चार्ज है वो कितना बचा, +3/4 मिली कूलम। और जो सी पे चार्ज है वो कितना बचा, दैट इज ऑल्सो +3/4 मिली कूलम। ठीक है, तो अपन को पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो देखो भाई क्या पूछ रहा है कि एक तो ए को बी के पास रखा है, तो ए इज़ नेगेटिव, बी इज़ पॉजिटिव, तो ए को रखेंगे बी के पास तो क्या होगा भाई, अपोजिट नेचर। तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। ऐसे ही सेकंड पोर्शन में मैं क्या रख रहा हूँ, ए को रख रहा हूँ किसके पास, सी के पास। तो ए को रखा, ए इज़ नेगेटिव नेचर, सी का नेचर क्यू सी पॉजिटिव नेचर, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेस, तो भी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ए एंड सी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रॉम क्वांटाइजेशन टॉपिक। ठीक है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं अपन इनिशियली, फिर अपन टफ न्यूमेरिकल्स की साइड मूव करेंगे धीरे धीरे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है मेरा क्वांटाइजेशन से, सिंपल न्यूमेरिकल है एक, वो क्या बोल रहा है मेरे को, फॉर चार्जिंग अ बॉडी विद 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट। मतलब मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी को कितना चार्ज देना है मेरे को, 1 कूलम चार्ज देना है। 1 कूलम चार्ज अगर मेरे को उसको देना है, वो भी कैसा, पॉजिटिव, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड, तो मेरे को उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। चैप्टर में अपन ने पहले पढ़ा कि भाई बॉडी जब चार्ज होती है तो उसका एक ही रीजन है, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिमूव करे या फिर इलेक्ट्रॉन एक्वायर करे। तो कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कितना जनरेट करना है मेरे को, 1 कूलम। तो इतना चार्ज जनरेट करने के लिए मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में अपन ने ये पढ़ा था
कि भाई जो टोटल चार्ज होता है ना Q किसी भी बॉडी पे, वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है प्लस माइनस एनी। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, एक्वायर करेगा तो नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे तो रिमूव किया है, दैट मीन्स इस बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, जो पॉसिबल चार्ज है, दैट इज प्लस एनी। क्यू मेरे को गिवन है कि भाई 1 कूलम करना है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को फाइंड करने हैं सिंपली, सो एन विल बी सिंपली क्यू अपॉन ई। सो एन विल बी क्यू इज 1 कूलम और ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, डिवाइड करना है सीधे सीधे। सो एन विल बी व्हाट 6.2 कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इजीली इसको, इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन मेरे को इस बॉडी से रिमूव करने पड़ेंगे, तब जाके इस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज जनरेट होगा। तो सिंपल न्यूमेरिकल था, इजीली अपन इसको कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन टॉपिक पर एक और न्यूमेरिकल अगर अपन डिस्कस करें, थोड़ा उससे अपर लेवल का है, लास्ट वाले से थोड़ा सा। क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन, दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज चार्ज्ड सो दैट इट्स मास इंक्रीजेज बाय 9.1 नैनोग्राम। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद क्या हुआ कि उसका मास इंक्रीज हुआ। तो मास अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मास ऐड हुआ है। मास ऐड कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मास भी तो एक्वायर करेगा ना, पढ़ा है अपन ने इसी चैप्टर के अंदर पहले। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास उसने एक्वायर किया, इलेक्ट्रॉन्स उसने एक्वायर किए, तो उसका मास इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 9.1 नैनोग्राम। दैट मीन्स अब उसका जो एक्स्ट्रा मास है ना, कितना है, 9.1 नैनोग्राम। अच्छा, ये जो चार्ज है वो ये जो मास है, ये मास उसको किसकी वजह से मिला है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिला है। दैट मीन्स ये जो मास है ना 9.1 नैनोग्राम, ये किसका मास है, ये उसने जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए हैं ना, उनका मास है। ठीक है, कितना है, 9.1 नैनोग्राम है। तो नैनो मीन्स 10 पावर माइनस 9 है ना, और एक तो ग्राम क्या है, CGS यूनिट है, ऐसा यूनिट में अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो kg है ऐसा यूनिट। तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो टोटल मास है वो कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस का 12 kg। ठीक है भाई, तो ये जो मास है ना, ये एक्स्ट्रा मास एक्वायर किया है ऑब्जेक्ट ने। ठीक है, किसकी वजह से एक्वायर किया है, ये टू चार्जिंग, इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए हैं ना, तो ये जो एक्स्ट्रा मास है किसका मास है, एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मास है। ठीक है, अब भाई अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तभी कोई बॉडी चार्ज होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो तो क्या होते हैं, n, मतलब एक फिक्स नंबर में होते हैं। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन हाफ नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, 3/4 नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, 1/4 नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, पूरा ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। कितने होते हैं, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ये अपन ने क्वांटाइजेशन के अंदर स्टडी किया है। तो ये जो मास है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 12 kg, ये भी n इलेक्ट्रॉन्स का ही मास है। दैट मीन्स ये जो टोटल मास है m, ठीक है, माना लेट n इलेक्ट्रॉन आए थे, तो उन्हीं n इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास मैं लेट कर लेता हूँ me। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास me है, तो अगर n इलेक्ट्रॉन आए तो n इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा, n इंटू me। ठीक है, और वो कितना है, दैट इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है। तो जब इतना मास है किसका, n इलेक्ट्रॉन्स का, अच्छा सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, पढ़ चुके हैं अपन पहले। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई, n इक्वल टू टोटल मास अपॉन मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी
ये टोटल मास 9.12 10 पावर माइनस 12 जो उसने एक्वायर किया अपॉन एम ई, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10 पावर माइनस 31, सीधा सीधा डिवाइड कर दूँ, ठीक है भाई, कैंसिल आउट हो गया। तो कितने बचे भाई इलेक्ट्रॉन, -31 ऊपर जाएगा, +31 -12 से कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा मेरे पास 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आंसर आया। दैट मीन्स ये जो मास इंक्रीज हुआ है, इस मास के इंक्रीज होने पर जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए हैं वो कितने किए हैं बॉडी ने, 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ने एक्वायर किए हैं। ठीक, तो मेरा जो फर्स्ट पोर्शन है वो यही पूछ रहा है मेरे से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस ऑब्जेक्ट को अपन ने प्रोवाइड किए, तो कितने किए 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकेंड पोर्शन मेरे से क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज। अच्छा, नेचर तो वैसे ही पता चल गया अपन को कि भाई एक्वायर कर रहा है ना, तो कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करती है तो कौन सा चार्ज आता है उसके पास चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी तो कैसी चार्ज है, नेचर तो क्या हो गया डायरेक्टली, क्या हो गया, नेगेटिव नेचर हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन यूज़ कर लूँ। एक क्वांटाइजेशन जो है वही तो बताता है ना मेरे को नेट चार्ज कितना होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है ना, तो इधर तो माइनस है तो माइनस एन ही, तो Q कितना हो जाएगा -n, कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई 10 पावर 19, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10 पावर -19 कूलम, सो Q विल बी +19 से -19 कैंसिल आउट, तो कितना बचा भाई चार्ज 1.6 कूलम बचेगा, और नेचर कैसा होगा उसका, नेगेटिव होगा। ये एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं जो किसी स्टूडेंट की क्वेरी थी और उन्होंने मेरे को सेंड किया था। क्वेश्चन इज, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे से कि भाई मेरे पास एक कप ऑफ वाटर है जिसकी क्वांटिटी मेरे को गिवन है 250 ग्राम्स। उस कप ऑफ वाटर के अंदर, मीन्स वाटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी मेरे को बतानी है कितनी कितनी होगी। ठीक है, अब मैं वाटर को देखूं, वाटर इज H2O। ठीक है, वाटर इज H2O, देन H जिसके अंदर एक सिंगल तो इलेक्ट्रॉन और सिंगल प्रोटॉन। ठीक है, तो H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, साथ में क्या है ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। मीन्स जो वाटर का मॉलिक्यूल है सिंगल मॉलिक्यूल, उस सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर 2 + 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अंदर, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन द सेम वे हाइड्रोजन के अंदर 2 प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स, तो टोटल 10 मेरे पास प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे। तो अपन को पता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरियर है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, मींस पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो हर एक बॉडी के अंदर क्या है, हर एक बॉडी अपन ऐसा मानते हैं साइंस में कि मॉलिक्यूल एंड एटम्स से मिलकर बनी होती है, और एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं 2000 नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, प्रोटॉन्स हैं 2000 पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि नेचर में जितनी भी बॉडीज़ हैं उन सारी बॉडीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, फिर भी बॉडीज न्यूट्रल होती हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को वो बैलेंस कर देते हैं। तो जो नेट चार्ज है बॉडी में वो क्या होता है, वो जीरो होता है। बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो नेचर में अपन को मिलती हैं जनरली। लेकिन फिर भी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है, प्रोटॉन्स भी है, मीन्स उनके अंदर नेगेटिव चार्ज तो है और पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो उसी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में मेरे से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
वो जो 1 कप ऑफ वाटर है जिसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, 250 ग्राम्स क्वांटिटी है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है उसकी क्वांटिटी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं सिंगल मॉलिक्यूल में, ठीक है, वो सिंगल मॉलिक्यूल में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से 250 ग्राम्स में कितना नेगेटिव चार्ज होगा, और जो सिंगल मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उनसे 250 ग्राम में कितना चार्ज पॉजिटिव होगा, ये मेरे से यहां पूछ रहा है। तो सिंगल मॉलिक्यूल का तो देखो मेरे को पता है कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स, ठीक है, तो Q इक्वल टू NE से अपन चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि E तो मेरे को पता है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन के लिए लूंगा तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और दोनों इक्वल होते हैं, पता है अपन को कि भाई चार्ज किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, और चार्ज प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो अगर मेरे को Q फाइंड करना है क्वांटाइजेशन से तो मेरे को क्या चाहिए भाई, NE चाहिए ना, ठीक। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, N इज, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहा हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, प्रोटॉन के लिए ले रहा हूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे को चाहिए। तो मेरे को पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो 250 ग्राम्स ऑफ वाटर है ना जो सिंगल कप में है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टोटल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उसके लिए मेरे को ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O के, ठीक है, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर मेरे को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी नोन है, ठीक है। अब अपन को पता है कि भाई जो H2O है, H2O वाटर है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है कितना, 18। कैसे, H2 तो 1 × 2 और प्लस ऑक्सीजन का क्या हो गया 16, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये 18 है H2O का, ठीक है। दैट मीन्स जो 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल का 1 मोल में ये मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट होगा, 1 मोल के अंदर कितना है 18 ग्राम्स, ठीक है। अब अपन को ये भी पता है कि भाई 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, आवोगाद्रो नंबर के इक्वल, मीन्स 6.02 × 10⁻23 होते हैं। दैट मीन्स ये जो 18 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास है, ये 18 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास किसका है, कितने पार्टिकल्स का है, कितने मॉलिक्यूल्स का है, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का है। तो फिर भाई 1 ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, 6.02 × 10⁻23 और अपॉन 18, ये मॉलिक्यूल्स होंगे किसके अंदर, 1 ग्राम के अंदर। तो मेरे को कितना गिवन है भाई, 250 ग्राम्स गिवन है ना। अच्छा, ये क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, वो आपके कप पे डिपेंड करता है, 250 देगा, कभी 150 दे सकता है, 200 दे सकता है, जो भी गिवन हो, ठीक है। तो 250 ग्राम्स के अंदर कितना हो गया, 6.02 × 10⁻23 अपॉन 18 एंड इंटू 250 ग्राम्स। ये क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर, 250 ग्राम्स के अंदर, ठीक है। अब 250 ग्राम्स के अंदर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर 10, और मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे पास 250 ग्राम्स में, ये कितने, 6.02 × 10⁻23 इंटू 250 एंड अपॉन में क्या हो गया 18। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं, 10, ठीक। मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे पास, ये रहे 250 ग्राम्स में, वही 6.02 × 10⁻23 इंटू 250 एंड अपॉन में क्या हो गया 18, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास 250 ग्राम्स में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए मेरे पास 250 ग्राम्स के अंदर। तो अब मुझे पता है सिंपली क्वांटाइजेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्वांटाइजेशन से कितना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा,
Q इक्वल टू एन ई इलेक्ट्रॉन्स पे ये चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होगा, Q इक्वल टू वही एन ई इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के केस में 1 या भाई इक्वल है दोनों का चार्ज तो, ठीक है, तो चार्ज तो सेम ही आएगा क्योंकि एन भी दोनों का इक्वल आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो इक्वल होंगे, तभी तो क्या है अपनी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, तो दोनों सेम होंगे, तो Q विल बी व्हाट, एन ई। एन कितना है 10 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 इंटू 250 अपॉन 18, एंड ये तो एन की क्वांटिटी हो गई, एंड ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम। ये मेरे पास टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी होगी जो 250 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट होगी। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं और फर्दर मेरा आंसर आ जाएगा।